बदल गया मोदी का स्टाइल। स्टाइल बदला पर क्या बदल गए मोदी? अब सबके साथ काम करेंगे मोदी या अफसरों पर कसेंगे नकेल? शपथ ग्रहण में नवाज को न्योता। क्या पाक पर बदला है मोदी का रुख? दो मोदी के पीछे क्या है राज? क्यों बन गए हैं दो पीएमओ? सीएम से लेकर पीएम तक मोदी का बदला अंदाज। मोदी तब और अब। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मोदी तब और अब में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जी हां, अच्छे दिनों का सपना संजोए देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया, वो भी प्रचंड बहुमत से। 1.25 अरब उम्मीदों पर खरा उतरना आग का दरिया पार करने जैसा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी का रंग ढंग ही बदल दिया, अंदाज बदल गया है और अब मोदी पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। कभी अपने भाषण से लोगों को हिलाकर रख देने वाले मोदी अब भाषण देते वक्त काफी गंभीर नजर आते हैं। कांग्रेस को पानी पी कर कोसने वाले मोदी अब सबके साथ की बात करते हैं, लेकिन नेता विपक्ष के मुद्दे पर मोदी कतई नहीं पिघले। तो सरकार बनते ही मोदी ने सबसे पहले अधिकारियों को टाइट करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी पहले भी वन मैन शो के फलसफे पर चलते थे और अब भी वो खुद पर ही भरोसा करते हैं। शायद यही वजह है कि ये सरकार पूरी मोदी सरकार है, न कि बीजेपी की, क्योंकि राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज तक सभी कहीं ना कहीं सरकार में तो हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर इनकी आवाज खुलकर सुनाई नहीं देती। मोदी बदले जरूर हैं, लेकिन कुछ बातें अभी भी नहीं बदली। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी कुछ बदले नजर आ रहे हैं। बोलने का स्टाइल बदला, पहनावा बदला, काम का तौर तरीका भी बदला। तो सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, मोदी कल और आज। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी बदल गए हैं। जो मोदी हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देने के लिए जाने जाते थे, वो मोदी अब गंभीर हो गए हैं, कम बोलते हैं। मोहनलालगंज मुद्दे पर भी वो खामोश रहे और पाकिस्तान की ओर से बार सीज फायर तोड़ने पर भी वो चुप ही रहे। 56 इंच सीने की बात करने वाले मोदी महंगाई पर विपक्ष के हमलों पर भी चुप रहे और ब्रिक्स में जाकर भी चुप ही रहे। मोदी बोले तो सीधा लाल किले पर। लाल किले से मोदी ने परंपराएं भी तोड़ी, ना लिखा हुआ भाषण पढ़ा और ना बुलेट प्रूफ ग्लास की सुरक्षा का सहारा लिया। मोदी का ये बदला स्वभाव उनके कपड़ों में भी दिखने लगा है। अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए मोदी हमेशा ही तारीफ बटोरते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पद की गरिमा को देखते हुए मोदी ने अपने पहनने का स्टाइल भी बदला। हाफ स्लीव कुर्ते की जगह अब फुल स्लीव कुर्ते और बंद गले ने ले ली है। कुर्ते पर जैकेट पहनने का स्टाइल भी मोदी ने बदला है। कभी जैकेट के सभी बटन खोल कर रखने वाले मोदी अब सारे बटन बंद करके पहनते हैं। हमेशा फिट दिखने वाले मोदी अब थोड़े मोटे नजर आते हैं। अपने पहनावे का मोदी हमेशा ही ख्याल रखते हैं, इसलिए जब उन्हें ब्रिक्स जाना था तब उन्होंने खास तरह से बंद गले के सिल्क सफारी सूट बनवाए। जब मोदी पहली बार लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे तो सिर पर बंधा सर्राफा उन्होंने खास तौर से जोधपुर से मंगवाया था। बदलते वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है और मोदी इसे अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें मालूम है कि अब वो किसी एक राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए बोलने के स्टाइल से लेकर पहनावे का तरीका सब बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मोदी एक्शन में भरोसा करते हैं, रिजल्ट में भरोसा करते हैं। केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हर मुद्दे पर यूपीए सरकार पर प्रहार करते थे।
महंगाई को लेकर तो मोदी ने मनमोहन सिंह को इतना कोसा कि लोग अब भी उसे नहीं भूले हैं। अब हालात बदल गए हैं, मोदी सरकार में है और कांग्रेस विपक्ष में, और प्रचंड बहुमत से आई मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में तैयारी 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने की। सभी मंत्रालयों को पहले ही प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। सवा अरब लोगों की उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बन गए। उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होने में अब वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में इस मौके को भुनाने के लिए और विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए मोदी सरकार भीतर ही भीतर बड़ी तैयारी कर रही है। इस मौके पर मोदी सरकार अपनी सरकार के कामकाज के 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है। इसके लिए पीएमओ ने सभी मंत्रालयों से अपने रिपोर्ट कार्ड देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में पीएमओ में स्पेशल टीम लगेगी। मंत्रालयों से 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां बताने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक 100 दिनों के कामकाज के आधार पर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों की रेटिंग करेंगे और उन्हें अगले टास्क के बारे में बताएंगे। पद संभालते ही मोदी ने सभी मंत्रालयों को 100 दिनों का एजेंडा सेट करने को कहा था। इस मौके पर मोदी सरकार अपनी गवर्नेंस की दिशा बताने के लिए नई पंचलाइन भी पेश कर सकती है। इसके लिए क्रिएटिव टीम को लगाया गया है, लेकिन पूरे देश की नजर इस बात पर रहेगी कि मनमोहन सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाले नरेंद्र मोदी ने आखिर महंगाई को कम करने के लिए क्या किया। नजर इस बात पर भी रहेगी कि विदेशों में जमा काले धन को लेकर मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में क्या काम किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या खास पहल की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इसी सोच के साथ बढ़ते हुए वो पीएमओ को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि सभी मंत्रालयों पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। लेकिन मोदी के मंत्रियों में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है और इसी मुद्दे पर भीतर ही भीतर झगड़ा भी शुरू हो गया है। APN को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया पर जब ऐलान हुआ तो कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर कसकर बहस हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली इसकी घोषणा अपने मंत्रालय की तरफ से करना चाहते थे, जबकि मोदी इसका श्रेय स्वयं लेना चाहते थे। यानी सरकार के 100 दिन पूरा होने से पहले ही मंत्री प्रसिद्धि के 99 के फेर में पड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटे हैं। लेकिन APN को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्रालय आपस में क्रेडिट और फंड को लेकर लड़ने लगे हैं। कैबिनेट की बैठक में भी मंत्रियों के बीच तनातनी की खबरें आ रही है। लाल किला की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने सरकारी सिस्टम की हालत कुछ इस तरह से बयां की थी। मैंने जब दिल्ली आकर के एक इनसाइडर व्यू देखा तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है। हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भिड़ रहा है। मोदी भले ही मंत्रालयों के बीच आपसी झगड़े को खत्म कर सिनर्जी से एनर्जी की बात कर रहे हैं। कल मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, जिसके जरिए हर गांव इंटरनेट से जुड़ेगा और सरकारी काम भी ऑनलाइन होंगे। इसका ऐलान वित्त मंत्रालय करना चाहता था। इसके लिए पीएमओ और वित्त मंत्रालय में जमकर बहस हुई। इस तरह लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर के भीतर सभी स्कूलों में शौचालय बनवाने का ऐलान किया। ऐसे में सवाल उठता है कि स्कूलों में शौचालय बनवाने का खर्च कौन उठाएगा। इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वच्छता विभाग के अफसरों में जमकर कहासुनी हुई। स्वच्छता विभाग का कहना है कि स्कूलों में शौचालय बनाने का खर्च मानव संसाधन विभाग को उठाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और स्कूल उसकी जिम्मेदारी है।
जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अफसरों का तर्क है कि स्कूलों में शौचालय बनवाने का खर्च स्वच्छता मंत्रालय को उठाना चाहिए। ऐसे में कभी फंड को लेकर तो कभी क्रेडिट को लेकर मोदी के मंत्रालयों में बहस शुरू हो गई है। सवाल ये है कि मंत्रालयों की आपसी होड़ में मोदी के सपने का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मोदी के काम का अपना तरीका है, उनके नीचे की सेकंड लाइन, थर्ड लाइन या फिर फोर्थ लाइन, इसके बारे में कोई ठीक अंदाजा नहीं लगा सकता। टॉप पर नरेंद्र मोदी होते हैं और नीचे शून्य बटा सन्नाटा। मोदी के मंत्री किसी भी मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलते। हालांकि पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का बयान आया, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि आखिर मोदी के मंत्री हर मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोलते। मसला चाहे पाकिस्तान की ओर से सरहद पर फायरिंग का हो या फिर चीनी फौजियों की घुसपैठ का, पूरा देश किसी भी बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखता है, न कि देश के रक्षा मंत्री की ओर। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस कोलकाता राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। मोदी के साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन भी मौजूद थे। इससे पहले जून महीने में मोदी ने भारत के सबसे बड़े विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रमादित्य को देश को समर्पित किया था। जहां मोदी जाते हैं, डंका उन्हीं के नाम का बजता है। मुद्दा कोई भी हो, मोदी सबसे आगे रहते हैं। शायद इसलिए देश के गंभीर मुद्दों पर भी ना तो खुलकर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात सुनाई देती है, ना रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान सुनाई देता है, और ना ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कुछ बोलती दिखती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ना तो भूटान लेकर गए, ना ब्रिक्स सम्मेलन में और ना ही नेपाल, जबकि मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव सुजाता सिंह गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान विदेश मंत्री को साथ क्यों नहीं ले जाते। आखिर किसी मुद्दे पर मोदी के मंत्री खुलकर क्यों नहीं बोलते। हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मोदी की ओर ही क्यों देखा जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र विचारों को विभिन्नता के बीच एक रास्ता निकालने की खूबसूरत शासन प्रणाली है, जो मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर चलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी कैबिनेट में सब ठीक ठाक चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बड़े अफसरों की नियुक्ति और ट्रांसफर के फैसले सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए जाते हैं, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह सिर्फ उन फाइलों पर दस्तखत करते हैं जिन पर मोदी पहले ही फैसले ले चुके होते हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अफसरों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार एक तरह से कम कर दिया गया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे फॉर्म में हैं। 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी सब कुछ दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि मोदी का खौफ उनके मंत्रियों में भी है और सियासी दुश्मनों में भी, यानी खौफ अंदर बाहर सब जगह है। मोदी के काम करने का स्टाइल जरा हटके है। वो जहां भी रहते हैं उनके नीचे न सेकंड लाइन होती है, न थर्ड लाइन, न फोर्थ लाइन, यानी टॉप पर मोदी, नीचे शून्य बटा सन्नाटा। शायद यही वजह है कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि मोदी के बाद सरकार में नंबर 2 कौन है। प्रधानमंत्री के बाद सबसे अहम पद गृह मंत्री का माना जाता है, लेकिन अब गृह मंत्रालय के अफसरों की तैनाती और ट्रांसफर का फैसला सीधे नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अफसरों की तैनाती और ट्रांसफर के अधिकार छीन लिए हैं।
अब सचिवों की तैनाती की मंजूरी सीधे पीएमओ से आएगी और गृह मंत्री को सिर्फ उस पर दस्तखत करने होंगे, यानी अब वो सिर्फ रबर स्टैंप होंगे। नई प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगी कि एस्टेब्लिशमेंट अधिकारी प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री की मंजूरी लेगा और इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय नियुक्ति के आदेश जारी करेगा। साथ ही फाइल को गृह मंत्री के दस्तखत के लिए भेजेगा। अभी तक संबंधित मंत्री की मंजूरी के बाद गृह मंत्री का निर्णय अंतिम होता था। मतलब साफ है कि राजनाथ सिंह की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को साफ निर्देश दिए थे कि वो अपना स्टाफ रखने से पहले पीएमओ से इजाजत लें। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कई मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति रोक दी थी, जिसमें राजनाथ भी शामिल थे। मालूम हो कि पीएम और गृह मंत्री की सहमति से ही नियुक्तियां होती थीं। नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सौंपी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गृह मंत्री के हाथ से आंतरिक सुरक्षा जैसी अहम जिम्मेदारी से भी पकड़ ढीली होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो हमारे खास प्रोग्राम मोदी तब और अब में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मोदी से जुड़ी कई रोचक खबरें आपको दिखाएंगे। जल्दी लौटते हैं। स्वागत है आप सभी का स्पेशल एडिशन में और आज का मुद्दा है मोदी तब और अब। 1.25 अरब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए मोदी ने नौकरशाही पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला की प्राचीर से साफ साफ संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों को वो पूरे सिस्टम को कैसे दुरुस्त करेंगे। माता की जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। लाल किला ने राजनीति के कई रंग देखे, सिस्टम से लेकर सियासत तक में कई उलटफेर देखे। आजादी के बाद भारत को नए सिरे से बनते देखा। इसी लाल किला की प्राचीर से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नए भारत के निर्माण का सपना देखा। मोदी भी भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का सपना देख रहे हैं। भारत में सत्ता के हर रंग को देखने वाले इस लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में सरकारी सिस्टम की अंदरूनी हालत बयां की। मैंने जब दिल्ली आकर के एक इनसाइडर व्यू देखा तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है। हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है। मैंने कोशिश प्रारंभ की है, सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने। भारत को चलाने के लिए जो सिस्टम अपनाया गया है उसमें सबकी राय का अपना महत्व है। मोदी ने नौकरशाही यानी कार्यपालिका को दुरुस्त करने के लिए पेच कसने शुरू कर दिए हैं, जिसका असर दिखने भी लगा है। उसकी झलक मोदी के भाषण में भी साफ सुनाई दी। सरकार के मुखिया के नाते तो मुझे आनंद आ सकता है कि देखो भाई, सब समय पे चलना शुरू होगा, सफाई होने लगी। लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था, मुझे पीड़ा हो रही थी। वो बात मैं आज पब्लिकली कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, क्या इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, ये कोई न्यूज होती है क्या? और अगर वो न्यूज बनती है
तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वो सबूत बन जाता है। मोदी ने साफ जता दिया कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साथ ही ये भी बता दिया कि सर्विस और जॉब में क्या अंतर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। कार्यपालिका को टॉप गियर में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत निर्माण में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका कितनी अहम है। लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। गुजरात के वडनगर से निकलकर दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे नरेंद्र मोदी नए भारत को गढ़ने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सपने को पूरा करने की कोशिश में कहीं हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर तो नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे सिस्टम की ओवरहीलिंग में लगे हुए हैं। नौकरशाही पर पूरा कंट्रोल अब प्रधानमंत्री के पास होगा। सीनियर अफसरों पर केस चलाने के फैसले से लेकर इनके सर्विस रूल में बदलाव की जिम्मेदारी भी पीएम की जिम्मेदारी होगी। सूत्रों के मुताबिक यहां तक कि आईएएस अफसरों के काडर भी पीएमओ ही तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यपालिका पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी देश के सभी बड़े अफसरों पर सीधा कंट्रोल प्रधानमंत्री का होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी के सभी केंद्रीय मंत्रियों को नोट जारी कर नए सिस्टम की जानकारी दे दी गई है। नई व्यवस्था का मकसद काम में तेजी लाना और अफसरों में बेखौफ काम करने का भरोसा जताना बताया जा रहा है। इससे अफसरों के काम में सियासी स्तर पर दखल नहीं होगा। हाल ही में मोदी सरकार ने 40 साल पुराने सर्विस रूल में भी बदलाव करते हुए अफसरों के लिए नई लक्ष्मण रेखा खींची थी। डीओपीटी के नोट के मुताबिक किसी मामले में कैबिनेट नोट तय करने का अंतिम फैसला यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, आरटीआई कानून में बदलाव या कोई संशोधन, सीवीसी लोकपाल से संबंधित मामले में अंतिम प्रशासनिक फैसला, क्लास 1 अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश पर फैसला, अफसरों के सर्विस रूल में किसी भी तरह का बदलाव जैसे अहम फैसले प्रधानमंत्री करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आईएएस अफसरों के कैडर भी प्रधानमंत्री तय करेंगे। साथ ही सरकार रिटायर हो चुके शानदार रिकॉर्ड वाले अफसरों की फिर से सेवा लेने का रास्ता तलाश रही है। मोदी सरकार नियमों में बदलाव कर ऐसे रिटायर्ड अफसरों को जरूरत पड़ने पर अहम विभागों में नीतिगत पदों पर तैनात कर सकती है। डीओपीटी को ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ऐसे अफसरों की पहचान करने को कहा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर तो नहीं जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। साहब कहां हैं, कब आएंगे? साहब अभी नहीं आए हैं। साहब आज देर से आएंगे। सरकारी दफ्तरों में अक्सर ऐसे सवाल जवाब हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं चलेगा। सरकारी बाबुओं की लेट लतीफी को लेकर मोदी सरकार काफी गंभीर दिख रही है। अब सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि हर बाबू के दफ्तर आने और जाने का समय रिकॉर्ड हो। इसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई कर्मचारी किसी दूसरे की उपस्थिति दर्ज न कर सके। लेकिन इस काम का ठेका एक विदेशी कंपनी को दिए जाने की खबरों से ने सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। मुखिया के नाते तो मुझे आनंद आ सकता है कि देखो भाई, सब समय पे चलना शुरू होगा, सफाई होने लगी, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था। मुझे पीड़ा हो रही थी,
वो बात मैं आज पब्लिकली कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, क्या इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, ये कोई न्यूज होती है क्या? और अगर वो न्यूज बनती है तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वो सबूत बन जाता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कही थी और उम्मीद है कि मोदी के इस संकेत के बाद ये नजारा अब जल्द ही दिखना बंद हो जाएगा। सरकारी बाबुओं की ठलुआगिरी पर लगाम कसने की सरकार तैयारी कर चुकी है। इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों के मुखिया को एक कड़ी चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है कि ऑफिस लेट आने और घर जल्दी जाने की शिकायतें कई मंत्रालयों से मिली हैं। शीर्ष स्तर पर निर्देशों के बावजूद ऐसी लेट लतीफी की प्रवृत्ति चिंताजनक है। इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। यही नहीं, इन बाबुओं की देर से आने की आदत को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की कवायद भी शुरू हो चुकी है। बायोमेट्रिक सिस्टम का ठेका एक निजी कंपनी को दिए जाने की खबर, जो खुद ये सिस्टम नहीं बनाती और इसके लिए उसने एक विदेशी कंपनी से करार किया है। ऐसे में सवाल यही खड़े हो रहे हैं, जो कंपनी ये सिस्टम लगाएगी उसे कुछ हद तक संवेदनशील मंत्रालयों में घुसने की मंजूरी भी होगी। ऐसे में क्या सुरक्षा को ताक पर नहीं रखा जाएगा? क्या ये बेहतर नहीं होता कि ऐसे मसले के लिए देश में ही मौजूद सरकारी संगठनों की मदद ली जाती? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मोदी ने मंत्रियों के साथ साथ नौकरशाहों को भी मंत्रालयों से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां देकर सामंजस्य बनाने की कोशिश की है, जिससे बिना किसी हील हवाली के समय से बेहतर काम को किया जा सके। खास बात यह कि जिन नौकरशाहों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई, उन्हें संबंधित मंत्रालय तो रिपोर्ट करेंगे ही, मंत्री भी उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही आपको बेपरवाह दिखते हों, खासकर जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बिना बुलेट प्रूफ के दीवार के बोलते ही सुना गया हो, सुरक्षा घेरा तोड़ लोगों से मिलते देखा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पर खतरा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पहले से ही उनकी सुरक्षा घेरा इतना कड़ा है कि उसे तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। विशेषकर प्रधानमंत्री जिन रास्तों से रोज गुजरते हैं, उन रास्तों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। ऐसे में पीएम की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों ने कुछ और तैयारी की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश से लेकर विदेश तक खतरा मंडरा रहा है। पीएम के खिलाफ आतंकवादी रच रहे हैं साजिश। तो साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार किया है ऐसा सुरक्षा चक्र जिसे तोड़ना नामुमकिन है। धरती से आसमान तक सुरक्षा घेरे में रहते हैं प्रधानमंत्री। उनके काफिले के साथ एक डमी काफिला भी चलता है, ताकि हमले की ताक में बैठे दुश्मन को पता नहीं चल सके कि आखिर किस काफिले के साथ मौजूद है प्रधानमंत्री। मोदी जब भी सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो काफिले के लिए 2 रूट बनाए जाते हैं। आखिरी वक्त तक किसी को भी पता नहीं होता कि पीएम का काफिला किस रूट से गुजरेगा। लेकिन गुरुवार को जब प्रधानमंत्री रांची जाने के लिए एयरपोर्ट निकले तो सुरक्षा के इंतजाम पहले से कुछ ज्यादा कड़े नजर आए। प्रधानमंत्री आवास से लेकर एयरपोर्ट तक के रास्ते को काफी देर के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि पीएम की सुरक्षा में कोई सेंधमारी न हो सके। इसके साथ ही पीएम का काफिला दिल्ली में जिस जिस रूट से ज्यादा गुजरता है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 12 रूटों की पहचान की गई है। इसमें पीएम आवास से लेकर एयरपोर्ट, बीजेपी मुख्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, विज्ञान भवन, आरएसएस दफ्तर, राजघाट, संसद और राष्ट्रपति भवन तक का रूट है। इस रूट पर करीब 450 सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऑर्डर दे दिया गया है, ताकि पीएम के अक्सर गुजरने वाले रूट पर हमेशा नजर रखी जा सके। पीएम का काफिला कब और किधर से गुजरेगा, ये फैसला बिल्कुल आखिरी वक्त में होता है। मामला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। नरेंद्र मोदी देश की बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा पर भी सख्त हैं, जिसकी वजह से नक्सलवाद के नासूर से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई नीति बनाने का निर्देश दिया है।
मोदी सरकार का इरादा 3 साल में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का है। इसके लिए सभी नक्सल प्रभावित राज्यों और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। भारत का 1/3 इलाका लाल आतंक की चपेट में है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब नक्सलवाद के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए नई नीति बनाने का निर्देश दिया और 3 साल में पूरी तरह से लाल आतंक खत्म करने का टारगेट रखा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गृह मंत्री के सामने दिए प्रेजेंटेशन में बताया था कि माओवादी रक्षात्मक मुद्रा में है और हिंसा का लेवल घट गया है। हालांकि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ लड़ाई के लिए एकीकृत रवैया अपनाने की बात भी कही गई। नई नीति का मकसद कुछ नियम तय करना है। मसलन माओवादियों के साथ तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक वो हथियार नहीं डाल देते। साथ ही माओवादियों के टॉप नेताओं को पकड़ने के लिए खास सिक्योरिटी टीम बनाने, माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर जैसे इलाकों में ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय नक्सल प्रभावित राज्यों को नई नीति उनकी राय के लिए भेजेगा। इसके बाद कैबिनेट से इसकी मंजूरी मांगी जाएगी। खुफिया ब्यूरो के प्रेजेंटेशन के मुताबिक सीपीआई माओवादी के 6000 हथियार बंद कैडर हैं, जबकि जन मिलिशिया के 36,000 ऐसे कैडर हैं। इनके पास 4000 रेगुलर और 6000 देसी हथियार हैं। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के साथ महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है और इन इलाकों पर निशाना साधने की जरूरत है। ऐसे में लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने नए सिरे से कमर कस ली है और नई नीति तैयार कर नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमेशा ही अपनी एक स्पष्ट राय रखी है। वो हमेशा कहते रहे हैं कि पड़ोसियों से वो अच्छे रिश्ते बनाने की हिमायती है, लेकिन अगर कोई अपनी आंखें तरेरे या पीछे से वार करने की कोशिश करे तो वो उसे सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगे।